नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आवाज़ आ रही होगी आप सब तक। और अभी तक आप सभी जो है ऑनलाइन आ चुके होंगे। आज हम एक कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के सुमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इस स्क्रीन में आप देख रहे होंगे कि कुछ पक्षी हैं जो उड़ते हुए आपको दिखाई पड़ रहे हैं। सामने एक तरु है, पेड़ है, उसकी तरफ जा रहे हैं। और इधर पीछे एक स्वर्णिम रंग का पिंजड़ा रखा हुआ है जो खुल गया है, इसलिए उड़ करके जा रहे हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के एक ऐसी कविता है जिसमें कुछ पंछी पिंजड़े में बंद हैं, पिंजड़े में कैद हैं, और उनको बाहर निकलने की इच्छा है। पिंजड़े में रहने के दौरान वो क्या क्या नहीं कर सकते हैं, और अगर बाहर निकल जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, उन्मुक्त गगन में चले जाएंगे, तो वो क्या क्या कर सकते हैं, इस कविता के माध्यम से बताया गया है। स्वतंत्रता की भावना इस कविता का मूल भावार्थ है। अब वो स्वतंत्रता न केवल पक्षियों में बल्कि जीव जंतुओं एवं मनुष्य में भी होती है। चलिए अब हम इसको थोड़ा पढ़ते हैं। शिवमंगल सिंह सुमन का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं, क्योंकि किसी भी कविता को पढ़ने से पहले कवि के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जिनका जन्म 5 अगस्त 1915 उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के झगरपुर में हुआ था, जिन्होंने एमए और पीएचडी की है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने 1950 में डीलिट की उपाधि प्रदान की थी, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर। इसके अलावा अन्य अनेक सम्मान प्राप्त हुए हैं शिक्षा के क्षेत्र में और प्रशासनिक क्षेत्र में। इनका जो स्वर्गवास है 27 नवंबर 2002 ईस्वी को हुआ। और जिस रचना को, रचनाएं तो बहुत हैं उनकी, पर जिस रचना को अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, इनके जीवन से जो महत्वपूर्ण चीज समझने वाली है वो ये है कि जन्म 1915 में और स्वर्गवास 2002 ईस्वी में। ये आपको ध्यान रखना होगा। जन्म कब हुआ था? 1915 में, और स्वर्गवास 2002 ईस्वी में। इसका मतलब कि 15 साल के आसपास जब रहे होंगे तब इन्होंने रचना करना प्रारंभ, 1930 के आसपास से ही रचना संसार में इनका आगमन हुआ होगा। अब अगर आप ऐतिहासिक संदर्भ में जाएं तो आप देखेंगे कि 1930 का जो भारत है, 1930 का जो हिंदुस्तान है, वह अंग्रेजी सत्ता के अधीन है, परतंत्र है, गुलाम है, जंजीरों से जकड़ा हुआ है, बंधा हुआ है। अब आप सोचिए, पक्षी है, जो पक्षी पिंजड़े में कैद है, स्वतंत्र नहीं है, वो अपनी उन्मुक्त स्वतंत्र गगन में भ्रमण नहीं कर सकता है। ठीक वही स्थिति देश में लोगों के लिए भी लागू होती थी। परंतु अभी हम इस कविता को पढ़ेंगे और पक्षियों के संदर्भ में ही पढ़ेंगे। देखिए, किसी भी काव्य या कविता को जब भी हम पढ़ते हैं, उसको पढ़ने के दौरान हमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जिसमें से पहला है कवि। अब कवि की हमने बात की तो कवि क्या है, कवि का जन्म कब हुआ था? 1915 में। स्वर्गवास कब हुआ? 2002 ईस्वी में। समय और काल क्या है इनका? समय काल वही बना 1915 से 2002 ईस्वी के बीच। विचारधारा क्या है? स्वतंत्र। अब देखिए विचारधाराएं कैसे चले। साहित्य में अगर आप देखें 1915 1918 के बाद से छायावाद छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और आधुनिक साहित्य में विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं चलती रही। विषय वस्तु की अगर हम बात करें तो क्या है? पक्षी है, आकाश है, क्षितिज है,
पेड़ पौधे हैं, नदी झरने हैं और उन पक्षियों की स्वतंत्रता की भावना है। तो कहने का मतलब एक पक्षी के आसपास उसके स्वतंत्र रहने के जो सबूत हैं, उसकी स्वतंत्रता के जो प्रमाण हैं, वो इसकी विषय वस्तु हैं। अब प्रमाण क्या क्या है? अगर हम देखें तो सबसे पहले उसका जो खाना, पानी नदी झरनों में होता है, स्वतंत्र होता है। ठीक है। अगर हम देखें तो उसका जो उन्मुक्त गगन आकाश में उड़ता है, ये हो गया। साथ ही साथ पेड़ पौधों में उसका बैठना हो गया, घोंसले बनाना हो गया। तो ये जो विषय वस्तु है, एक पक्षी के इर्द गिर्द उसकी स्वतंत्रता के सबूत हैं कि अगर वो खुले आसमान में उड़ पा रहा है, अगर वो नदियों झरने का पानी पी पा रहा है, अगर वो पेड़ की फुनगी में, पेड़ की किसी शाखा में, पेड़ की किसी डाल में बैठ करके झूला झूल पा रहा है, अगर वह अपने मधुर संगीत को गा पा रहा है, इसका मतलब वह स्वतंत्र है। और ये विषय वस्तु यही है। अगली बात जो है परिस्थिति। परिस्थिति क्या है? परिस्थिति यह है कि एक पक्षी है और वो पक्षी पिंजड़े में, सोने के पिंजड़े में कैद है, बंद है। ये उसकी परिस्थिति है। अब उस परिस्थिति में वो क्या चाहता है, ये हमें देखना होगा। इसलिए किसी भी कविता को जब कभी भी हम पढ़ते हैं तो उसके वास्तविक अर्थ के नज़दीक जाने के लिए, वास्तविक अर्थ के नज़दीक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस व्यक्ति ने, जिस कवि ने, जिस रचनाकार ने जिस समय कोई रचना की थी, उस समय ना मैं था ना आप थे। उनकी मन की जो दशा थी, ना हम जानते थे ना आप जानते थे। हम कैसे उसके भाव तक पहुंच सकते हैं, इसके लिए ये जरूरी है कि कवि का समय जाने, कवि का काल जाने, विचारधारा जाने, विषय वस्तु जाने और उस समय की परिस्थितियां जाने, जिसके आधार पर हम उस अर्थ के नजदीक पहुंच सकते हैं। कविता है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ ना दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। साथियों, पहले हम पद के अनुसार उसके शब्द और अर्थ देख लेते हैं। कविता आपने पढ़ ली होगी। उन्मुक्त मतलब स्वतंत्र, आजाद, गगन आकाश, पिंजरबद्ध पिंजरे में बंद, कनक सोना, कनक तीलियां सोने की तीलियां या सलाखें, टकराकर भिड़ना लड़ना या पुलकित कोमल। कह रहे हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। पंछी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं हमारा जो स्वभाव है उन्मुक्त अर्थात खुले आसमान में विचरण करने वाला है। हमारी जो प्रवृत्ति है वो क्या है? खुले आसमान में उड़ना, विचरण करना। पिंजरबद्ध लगा इसलिए अगर आपने हमको पिंजड़े में बंद कर दिया तो पिंजड़े में बंद हो करके
हम अपने उस मधुर गान को नहीं गा सकते हैं, हम अपनी स्वाभाविक अभिव्यक्ति नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। क्योंकि अगर हमने प्रयास किया, अगर हमने अपने पंखों को चलाया, अगर हमने उड़ने का प्रयास किया, अगर हमने प्रसन्नता व्यक्त करने का प्रयास किया, तो जैसे ही हमारे पंख चलेंगे, वो जो तीलियां हैं, कनक सोने की जो तीलियां हैं, सोने का जो पिंजड़ा है, सलाखें हैं, उससे टकराते ही हमारे कोमल पंख टूट जाएंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पंछी कह रहे हैं कि हमारा जो स्वभाव है खुले आसमान में स्वतंत्र रूप से विचरण करना, परंतु अगर आप हमें इस पिंजरे में कैद करके रखेंगे तो हम अपने स्वाभाविक गीत, स्वाभाविक अभिव्यक्ति नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इन तीलियों में, इन सलाखों में, इन स्वर्ण तीलियों में पंख चलते ही टकरा करके टूट जाएंगे। ये आप देख रहे होंगे कि नीम की पत्तियां दिखाई पड़ रही हैं और फल भी आपको दिखाई पड़ रहा होगा। उस फल, इसको निबोरी बोलते हैं, निबोरी। और अभी समय आने वाला है, जुलाई के महीने में आप देखिएगा कैसे नीम में अभी तो फूल आ ही गए हैं, फल आने ही वाले हैं। तो आप उस समय घर में ही आसपास देख सकते हैं कैसे पक्षी उसको खा रहे होते हैं। बहता मतलब अस्थिर, अर्थात एक जगह रखा हुआ, लोटे का पानी नहीं, बर्तन का पानी नहीं, अस्थिर, चलायमान। जल, पानी, बहता जल, नदी झरनों का पानी सामान्यतः भूखे प्यासे बिना कुछ खाए पिए, भली अच्छी कटुक कड़वी, निबोरी नीम का फल, कनक सोना, कनक कटोरी सोने की कटोरी। कभी कह रहा है कि पक्षी जो अपने भाव व्यक्त करें वो क्या करें? हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। अगर आप हमें इस प्रकार से हमारी स्वतंत्रता छीन लेंगे, अगर आप हमें पिंजड़े में बंद करके किसी बर्तन में छोटे से बर्तन में पानी या अन्य खाद्य सामग्री रखेंगे, उससे हमारी भूख और प्यास नहीं मिटेगी। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। हम पिंजड़े में रखे हुए अन्न और पानी से हमारा मन और पेट नहीं भरता है। अगर ऐसी स्थिति होगी तो हम क्या है, अपने प्राणों का बलिदान कर देंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। कनक मतलब सोने की कटोरी में मैदा। मैदा का मतलब यह है कि कोई बहुत अच्छा खाद्य पदार्थ बना करके रखा गया, भोज्य सामग्री। पक्षी कह रहे हैं कि अगर हमारे पास दो विकल्प हो, स्वतंत्र होने, पिंजड़े में अगर हमारे पास सोने की कटोरी में बहुत सारे भोज्य पदार्थ रखे हों, परंतु स्वतंत्र रूप से हमको क्या है, उस नीम का फल निबोरी बहुत कड़वी होती है, खाने को मिले, तो हम स्वतंत्र हो जाना पसंद करेंगे, उस निबोरी को खाना पसंद करेंगे। सोने की कटोरी में रखे हुए सुंदर पकवान खाना हम नहीं। देखिए स्वतंत्रता का महत्व तो समझिए। तुलसीदास जी ने भी लिखा था कि पराधीन सपने सुख नाही, दूसरे के अधीन में रह करके हम स्वप्न में भी सुख की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। वही बात यहाँ पर पक्षी भी कह रहे हैं कि कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। हम सोने की कटोरी में रखे हुए विभिन्न खाद्य पदार्थों की अपेक्षा स्वतंत्र होकर नीम के फल को खाना पसंद करेंगे, बहते हुए जल को पीना पसंद करेंगे। परंतु अगर ऐसा नहीं होगा तो हम भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं
तरु की फुनगी पर के झूले। स्वर्ण श्रृंखला, सोने की सलाखें, सोने की श्रृंखला से निर्मित पिंजरा, अगर आप कहें तो सुख सुविधाएं भी कह सकते हैं। तरु माने पेड़, फुनगी, फुनगी आप देख रहे होंगे यहाँ पर। ऊपरी इस पेड़ की सबसे ऊंची टहनी का जो सिरा है, सबसे ऊंचा जो सिरा है, जिसमें एक चिड़िया बैठी हुई है। चिड़िया का अगर आप कभी देखें, किसी पेड़ में बैठेगा तो देखेंगे, पेड़ में बैठी हुई चिड़िया को आप कभी देखिएगा तो एकदम किनारे में बैठती है और वो डाल जैसे हिलते डुलते रहते, ऐसा लगता है जैसे वो झूला झूल रही हो। पक्षी कह रहे हैं, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। आप हमें भले ही सोने के पिंजरे में रखें, पिंजरा तो आखिर पिंजरा ही है ना, बंधन तो बंधन ही है, परतंत्रता तो परतंत्रता ही है, वो चाहे जिस प्रकार की हो। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में आपने हमको भले ही सोने की पिंजरे में बंद करके रखा हुआ है, और इसी वजह से, इस सोने की पिंजरे में बंद होने की वजह से हमने अपनी गति और उड़ान, जो हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति, हमारे पंखों का चलना और उड़ना, वो सब कुछ हम भूल चुके हैं। अब हमारी नियति क्या बन गई है, हमें दिखता क्या है, हम करते क्या हैं। कह रहे हैं, सपने सामान्यतः वही हम देखते हैं, आप और हम सब, जो हम पाना चाहते हैं, जो हम सोचते हैं वही हम देखते हैं। जो हमारी इच्छा होती है कुछ पाने की, कुछ करने की, जिसके बारे में मन में बार बार विचार आता है, वही हम स्वप्न में देखते हैं। तो इन चिड़िया तो चाहती थी कि स्वतंत्र रहे, खुले आसमान में उड़े, पेड़ की डाल में बैठे और बैठ करके उसमें झूला झूले। करे बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। इस परतंत्रता ने, इस स्वर्ण श्रृंखला ने तो हमें ऐसा विवश कर दिया है कि अब तो हम सपनों में भी, अब तो हम केवल सपने में ही पेड़ की उस फुनगी में बैठकर झूला झूलने के बारे में सोचते हैं, और बाकी अब हमारी वास्तविकता से बहुत दूर हो चुका है। ऐसे थे अरमान, ऐसे थे कि अरमान है उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। अरमान, इच्छाएं, नभ आकाश, सीमा हद रेखा, चुगना खाने की क्रिया, तारक अनार तारे रूपी अनार के दाने। करें पक्षी करें, हमारी भी कुछ इच्छाएं थी, अरमान थे, ऐसे थे कि अरमान है उड़ते, हमारी कुछ इच्छाएं थी कि हम भी उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, और इस खुले आसमान में, गगन में, नभ में, आकाश में, नीले आसमान में इसकी सीमा को पाने का प्रयास करते। लाल किरण सी चोंच खोल, और क्या करते, जो सूर्य की जो किरणें होती हैं वो लाल होती हैं, किरण जो होती है वह लाल होती है। यहाँ पर थोड़ा सा कवि ने अलंकारों का प्रयोग करके लाल किरण सी चोंच खोल, कह रहे हैं समान, तुलना किया है किसमें, लाल किरण में और चोंच में, सी सी उपमा अलंकार, लाल किरण सी चोंच खोल। लाल किरण कह रहे हैं मेरी, हमारी जो क्या है चोंच है, वो लाल किरण के समान है। चुगते तारक अनार के दाने, और जो अनार के जो दाने हैं वो तारों के समान दिखाई पड़ते हैं। पक्षी कह रहे हैं, हमारे भी कुछ अरमान थे कि हम इस नीले नभ की सीमा पाने के लिए खुले आसमान में विचरण करते, उड़ते, और इतना ही नहीं, इस अपने लाल किरण रूपी चोंच से तारे रूपी अनार के दानों को खाते। जब आसमान में पक्षी उड़ेगा तो क्या करेगा भोजन, आसमान में जो टिमटिमाते हुए जो तारे हैं, और किरण क्या है उसकी, चोंच बन जाएगी। अरमान, इच्छाएं हैं भाई, आपकी इच्छाएं होती हैं, सबकी इच्छाएं होती हैं, पक्षियों की भी हैं। क्या है इच्छा, उड़ते नीले नभ की सीमा पाने,
ऐसी इच्छाएं हैं, ऐसा अरमान है कि हम भी खुले आसमान में, नीले आसमान में उसकी सीमा को पाने के लिए उड़ते और लाल किरण रूपी अपनी उस चोंच से अनार रूपी तारों को चुगते, दाने चुगते, खाते। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। सीमाहीन, जिसकी कोई सीमा न हो, असीम अपार क्षितिज, जहाँ धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई पड़ते हैं, उसे क्षितिज कहते हैं। ये देखिए, अगर आप कहीं खड़े हो जाएं, किसी मुंडेरे पर खड़े हो जाइए, आप छत पर खड़े हो जाइए, ऊंचे स्थान पर खड़े हो जाइए, फिर आप नज़र दौड़ाइए दूर तक, तलक जहाँ तक आपकी दृष्टि जाएगी, और एक किनारा ऐसा दिखाई पड़ेगा जहाँ हमें लगेगा कि पृथ्वी और आकाश एक साथ मिलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसी को क्षितिज कहते हैं। समझ गए होंगे आप क्षितिज क्या होता है। यहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई पड़े, उसे क्षितिज कहते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। पक्षी कह रहे हैं कि अगर हम खुले आसमान में उड़ पाते होते। देखिए, ये आपको पक्षी दिखाई पड़े ना, बहुत सारे आगे पीछे, एक दूसरे से आगे पीछे होते हैं। शाम के वक्त अगर हम देखें आसमान में तो बहुत सारे पक्षी तेजी से उड़ते ऊपर दिखाई पड़ते हैं, आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे। होड़ा होड़ी, प्रतिस्पर्धा, एक दूसरे से आगे बढ़ने की चाह, इच्छा। तंती सांसों, प्राणों का अंत होते समय टूटती सांसें, डोरी माने रस्सी। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ी। अगर हम उन्मुक्त गगन में उड़ पाते, अगर हम स्वतंत्र होते, तो निश्चित रूप से हम उस सीमाहीन क्षितिज, जिसका कोई अंत नहीं है, देखने में जरूर हमें छत से दिखाई पड़ता है कि पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, पर अगर हम वहीं पहुंच जाएं तो फिर हमें कहीं लगेगा कि पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो करें सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की, हम सब पक्षी आपस में एक होड़ करते, प्रतिस्पर्धा करते उस क्षितिज को, उस सीमाहीन क्षितिज को पा लेने की। अब होता क्या, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या सुनती सांसों की डोरी। या तो उस क्षितिज को हम पा लेते, और या फिर हमारे प्राणों का अंत हो, तंती सांसों की डोरी। ये जो सांस है, जीवन रूपी जो सांस है, या तो टूट जाती, तन जाती। सांस जो डोरी है सांस की, वो टूट जाती, ज़्यादा फैलाने पे तन जाएगी, टूट जाएगी और जीवन समाप्त हो जाएगा। तो कह रहे अगर हम स्वतंत्र होते तो हम उस सीमाहीन क्षितिज में प्रतिस्पर्धा द्वारा बढ़ने का प्रयास करते, और उस प्रयास में या तो हम क्षितिज से मिल जाते या फिर हमारे प्राणों का अंत हो जाता। देखिए, अब क्या कह रहे हैं पक्षी, और भी हमारे साथ क्या होना चाहिए। नीड़ ना दो, नीड़ माने घोंसला, मकान, भवन, जो भी कहें आप पक्षी के संदर्भ में। चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। आश्रय मतलब सहारा होता है। टहनी वृक्ष की डाल से निकलने वाली शाखा। आकुल, उड़ान, उड़ने की अधीरता, व्याकुलता, विघ्न माने बाधा। पक्षी कह रहे हैं कि नीड़ ना दो, चाहे आप हमारा घोंसला छीन लो, ना दो हमें। चाहे आप हमारा घोंसला छीन लो, ना दो। चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। टहनी जानते हैं, ये है टहनी। टहनी के ऊपर घोंसला रखा हुआ है। नीड़, घोंसला, और ये टहनी, आश्रय, सहारा। समझ गए होंगे आप। कह रहे नीड़ ना दो, चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। आप हमारा घोंसला छीन लीजिए हमसे। इतना ही नहीं, अगर आप चाहें तो जिस टहनी में हम सहारा पाते हैं, जिस वृक्ष में, पेड़ में, टहनी में हम जाकर के रुकते हैं, ठहरते हैं,
जिसमें हम सहारा पाते हैं, चाहे आप उसको भी नष्ट कर दो। आप देखिए उड़ने की व्याकुलता। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न डालो, परंतु अगर प्रकृति ने हमको पंख दिए हैं, अगर विधाता ने हमको पंख प्रदान किए हैं, तो आप उस प्रकृति का लाज रखें और उन पंखों, उस आकुलता में, उस उड़ान में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करें। अर्थात पक्षी कहते हैं हमारा जो जीवन है वो उड़ान है। हमारा जो जीवन है वो क्या है? उड़ान ही हमारा जीवन है। चाहे तो आप हमारा घोंसला छीन लीजिए, चाहे तो आप हमारी टहनी को नष्ट भ्रष्ट कर दीजिए, परंतु हम आपसे एक विनय करते हैं, एक निवेदन करते हैं कि अगर हमको पंख दिए हैं, पंखों का स्वभाव है उड़ना, अगर आपने हमको पंख दिया है तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारी उस उड़ान की अधीरता में बाधा मत उत्पन्न करिए। समझ में आ गया होगा बच्चों? तो आप कहें तो एक बार पुनः हम देख लेते हैं पूरा इसका भावार्थ। पक्षी, हम पंछी उन्मुक्त गगन में कविता में मूल रूप से स्वतंत्रता की भावना को व्यक्त किया गया है। पक्षी कहते हैं कि अगर हम परतंत्र हो जाएंगे, अगर हमें पिंजड़े में बंद कर दिया जाएगा, वो भले ही आपने पिंजरा क्यों न सोने का बनाया हो, सोने की तीलियों का बना हो, पर है तो वो पिंजरा ही, आखिर है तो वो बंधन ही। अगर आप हमें उसमें, क्योंकि हमारा जो स्वभाव है वो क्या है, खुले गगन में उड़ने वाला है, परंतु आप अगर हमें पिंजरे में बंद कर देंगे तो हम अपने मधुर संगीत को नहीं गा सकते हैं। इतना ही नहीं, और अगर हम कुछ प्रयास भी करेंगे तो जैसे ही हमारे पंख चलेंगे वैसे ही उन तीलियों से टकरा करके हमारे पंख टूट जाएंगे। हमारा स्वभाव है बहता जल पीते हैं हम, और अगर आप हमें ऐसे ही बंद रखेंगे तो हम भूखे और प्यासे ही मर जाएंगे, क्योंकि हमारा जो तन और मन दोनों इस बंधन युक्त पिंजरे के अंदर रहते हुए संतुष्ट नहीं होगा। आप चाहें तो हमें, पक्षी कह रहे हैं कि हम कनक कटोरी में रखे हुए मैदे या अन्य खाद्य पदार्थ की अपेक्षा स्वतंत्र होकर के निबौरी खाना पसंद करेंगे। जब से आपने हमें इन स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में कैद किया है, तब से हम अपनी गति और उड़ान सब कुछ भूल चुके हैं। अब तो बस सपने में आता है, हकीकत तो रह नहीं गई। अब तो बस हम सपने में देखा करते हैं कि हम भी कभी पेड़ की डाल में, फुनगी में बैठ करके झूला झूलेंगे। हमारी भी एक इच्छा थी कि हम भी नीले नभ की सीमा पाने के लिए उड़ते, और उस नभ में हम अपनी लाल किरण रूपी चोंच से अनार रूपी जो तारे हैं, दाने हैं, अनार के दाने रूपी जो तारे हैं उनको चुगते खाते। और इतना ही नहीं, उस सीमाहीन, सीमा रहित क्षितिज को पाने के लिए हम प्रतिस्पर्धा करते, प्रयास करते, और इस प्रयास में या तो हम सफल हो जाते, क्षितिज से जाकर के मिल जाते, और या फिर हमारे प्राणों का अंत हो जाता। पक्षी कह रहे हैं चाहो तो आप हमारा घोंसला छीन लो, हमारा घर छीन लो, चाहे तो आप टहनी जहाँ पर हम रहते हैं, पेड़ की वृक्ष, डाल, शाखाएं, उन सबको छिन्न भिन्न कर दो, परंतु हम आपसे एक निवेदन करते हैं कि अगर प्रकृति ने, विधाता ने हमें पंख दिए हैं तो आप हमारे उस पंख की उड़ान में बाधा न उत्पन्न करिए, क्योंकि उड़ना ही हमारा, उड़ान ही हमारा जीवन है। और अगर व्यक्ति का जीवन ही नहीं तो जीवित रहने का क्या फ़ायदा।
साथियों, अब तक समझ में आ गई होंगी चीज़ें। अब आप आ जाइए, थोड़ा देख लेते हैं अभ्यास प्रश्न, कितनी चीज़ें समझ में आई हैं। आप खुद से पहले सोचिएगा। पहला प्रश्न है, हम पक्षी जो है उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। पूरी कविता जब हमने पढ़ी तो हमें पहले ही समझ में आ गई होगी बातें। सबसे पहली बात तो कविता में जो पक्षी की जो भावना, वो क्या है? स्वतंत्रता की भावना है। फिर वो क्या कहता है? खुले आसमान में, गगन में उड़ने की इच्छा है। फिर क्या है? नदी झरनों का बहता जल पीना चाहता है। और क्या है? कड़वी निगोरी खाना चाहता है। पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठ करके झूलना चाहता है। और इतना ही नहीं, वो आकाश में ऊंची उड़ान भर करके अनारदाने रूपी तारों को चुगना चाहता है और उस क्षितिज में मिल जाने की इच्छा भी पूरी करना चाहता है। अगर कविता, उसका अर्थ और भावार्थ समझ में आ गया तो प्रश्न के उत्तर तो अपने आप ही आ जाते हैं। अगला है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी बंद क्यों नहीं रहना चाहते? देखिए, कोई भी व्यक्ति, आप हमको एक कमरे में बंद करके चाहे जितनी सुख सुविधाएं दे दें, हम बंद रहना चाहेंगे? कितने समय तक बंद रहेंगे? वही स्थिति पक्षी की है। करें, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर पक्षी पिंजरे में बंद इसलिए नहीं रहना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसको बंधन परतंत्रता की बजाय स्वतंत्रता पसंद है। और स्वतंत्रता में क्या क्या आता है? खुले आकाश में उड़ना, नदी झरनों का बहता हुआ जल पीना, अपनी इच्छा अनुसार खाना, पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठ करके झूलना, अनार के दाने रूपी तारों को चुगना, क्षितिज मिलन, और भी चीजें हो सकती हैं। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। भाव स्पष्ट कीजिए। पक्षी कह रहा है या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। आप देखिए, उसके जो भाव हैं कितने गहरे हैं। स्वतंत्रता के प्रति जो उसके भाव हैं, उसके मन में कितने गहरे पैठ बना करके रखे। अरे, अगर मैं स्वतंत्र होता, उन्मुक्त गगन में उड़ सकता होता, तो उस उड़ान के दौरान उस सीमाहीन क्षितिज से मिलने के लिए मैं उड़ान अवश्य करता। और इस उड़ान में, इस गगन की असीम उड़ान में उड़ते उड़ते या तो मैं क्षितिज से जाकर के मिल जाता जहाँ पृथ्वी और आसमान दिखाई पड़ते हैं मिलते हुए। तो कह रहे, वहीं या तो जाकर के मैं मिल जाता, और या फिर उड़ते 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 उस क्षितिज की तलाश में मेरे प्राणों का अंत हो जाता। भाषा की बात। स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण, ये रेखांकित नहीं है, आप समझ लीजिए। स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण से रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण है। इस तरह के और भी शब्द आप देखिए, इसी कविता में तो दिए गए हैं, जैसे कनक तीलियां, कटक निबोरी, तारक अनार। सवाल यह है कि विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम, ये आप पहले ही पढ़ चुके होंगे। पर सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक। गुणवाचक किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा, दिशा, स्पर्श, गंध, स्वाद आदि का बोध कराए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो ये चीज आप समझ गए होंगे कि कनक तीलियां, कटुक निबोरी, तारक अनार क्यों हैं? क्योंकि अनार का गुण क्या बता रहा है? तारे की तरह। निबोरी का गुण क्या बता रहा है? कड़वी।
तीलियों का गुण क्या होता है? सोने की। अगला है भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को सामासिक चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह से और संकेत मिलता है, जैसे भूखे प्यासे, भूखे और प्यासे। द्वंद्व समास, जिस समास के दोनों पद प्रधान हों, जो और अथवा सामासिक चिन्ह से जुड़े हों, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता, भाई बहन, सुख दुख। और भी उदाहरण आप जानते होंगे, यहाँ वहाँ, छोटा बड़ा। ठीक है, ये बहुत सारे उदाहरण हैं जिनको आप जानते हैं। अब आपके लिए गृह कार्य है, और दो तो एक एक जो प्रश्न है वो आपके भावों को दर्शाएगा। जब आप उत्तर लिखेंगे तो पता चलेगा कि आपके मन में कैसे भाव हैं। पहला है, व्यक्ति के जीवन में स्वतंत्रता का महत्व अपने शब्दों में लिखिए। अभी आपने देखा है, एक पक्षी स्वतंत्रता के महत्व का वर्णन किस प्रकार करता है, वैसे ही हम व्यक्तियों के जीवन में स्वतंत्रता का क्या महत्व होता है, इसको आपको अपने शब्दों में जितना आप लिख सकते हो, 100 शब्द, 200, 300, 400, उतना आप लिखिए। दूसरा, गुणवाचक विशेषण का प्रयोग करके 5 वाक्य बनाइए। अभी आपके उदाहरण ऊपर दिए गए हैं, आप 5 वाक्य बनाइए उनका उपयोग करके। और द्वंद्व समास के 10 उदाहरण लिखिए, जो उदाहरण इसमें नहीं दिए गए उसके अतिरिक्त। ठीक है, उम्मीद है कि आपने उसका लाभ उठाया होगा, आप लाभान्वित हुए होंगे। और इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।